हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कमर्शियल सीन बैग के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको कमर्शियल सीन बैग के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी काम करती है और ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 30 साल से ये जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में हमें काम करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, खास करके अगर आप देखोगे FIBC जो बैग्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। FIBC यानी कि एक बहुत बड़ा एक व्हाइट कलर का बैग होता है, वो जो कि मेनली अगर आप देखोगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो गया, और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो केमिकल इंडस्ट्री होती है तो उसके अंदर इसका यूसेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। और उसके अलावा जो वुवन चेक बैग्स होते हैं वो ये कंपनी का मेन, हमें अगर हम रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो मेन कंपनी के वहाँ से रेवेन्यू आते हैं। बाकी अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे, ऑलमोस्ट 15 बैग्स ये कंपनी बनाती है, जिसमें अगर आप देखोगे जो गार्बेज बैग्स वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखा जाए 15 बैग का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। एक अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से जो भी पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो ये कंपनी करने का काम करती है। देखिए, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे सोलर पावर के जनरेशन में का बिजनेस भी हमें इस कंपनी का नजर आता है। तो ऑल्दो अगर आप देखोगे वहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ पर भी डेफिनेटली सोलर पैनल्स वगैरह लगा के फिर इलेक्ट्रिसिटी को सेल करने का काम भी ये कंपनी करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे, फिर उसके अलावा जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स को भी ये कंपनी बाय सेल करने का ये कंपनी काम करती है। यानी कि बाय सेल का मतलब ये हो गया कि वो कंपनी बनाने का काम नहीं करती है, उसे कंपनी कहीं और से लेके फिर ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो 3 बिजनेस के अंदर ये कंपनी काम करती है। लेकिन अगर हम मेजर बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो वो रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे पैकेजिंग इंडस्ट्री में से कंपनी का नजर आता है। और अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मोर देन 70% के जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो कंपनी के एक्सपोर्ट से आते हैं। तो देखा जाए तो डेफिनेटली अभी यहाँ पे यूरोपियन वर्ल्ड की अगर आप बात करोगे, या फिर उसके अलावा अगर हम US वगैरह की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे अगर रिसेशन की बातें चल रही है तो डेफिनेटली खास करके जो फार्मा इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा फोकस वहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में थोड़े फर्क पड़ सकता है। और एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वो कंपनी के लिए थोड़े से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर यही रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 70% अगर इंडिया से आ रहा होता तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे, अभी जिस तरीके से करेंसी की अगर आप बात करोगे, अगर हम डॉलर की अगर हम बात करेंगे, ऑलमोस्ट 10% से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो INR है वो भी डेप्रिशिएट हुआ है डॉलर की कंपेरिजन में। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के लिए फर्क पड़ सकता है। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत तो वहाँ पे, क्योंकि ये कंपनी हैच करके रखी है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे कंपनी के लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो देखिए, मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी छोटी कंपनी है, 367 करोड़ का मार्केट कैप हमें कंपनी का नजर आता है। 20 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है और 85 का हमें यहाँ पे बुक वैल्यू कंपनी का नजर आता है। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 3.1 या 3.2 टाइम्स के लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन के नंबर यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल नजर आते हैं। अगर हम ROC की बात करेंगे, 15.9% का ROC है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, 19.7% के लगभग हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर नजर आता है। ऑल्दो अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 72 करोड़ का डेट भी हमें नजर आता है, लेकिन जो डेट टू इक्विटी का नंबर है वो हमें यहाँ पे 1 से कम नजर आता है। 0.69 का देखा जाए तो एक नॉर्मल डेट टू इक्विटी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे, 328 का ऑल टाइम हाई है और अभी 289 पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो लगभग अगर आप देखोगे 40% यानी कि 11 से 12% अपने हाई प्राइस से अभी ये डिस्काउंट पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। और डिविडेंड यील्ड की भी अगर हम बात करेंगे, 0.73% का डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखा जाए तो कंपनी अपने यहाँ पे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने का भी काम कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल से जब आपके काफी छोटे लेवल पे आप काम कर रहे हो, हार्डली 300-400 करोड़ का आपका मार्केट कैप है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से आपके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं चाहिए, आपके शेयर होल्डर्स को सिर्फ ग्रोथ चाहिए। तो वहाँ पे आपका फोकस ग्रोथ के ऊपर ही होना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे पिछले 4 साल के रेवेन्यू के ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2 साल में कोई ज़्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले थे। लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो कंपनी के लिए काफ़ी फिनोमिनल रहा था। अराउंड 300 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं और लगभग 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने अर्न किया था। यानी इन अ वे अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के मार्जिन भी यहाँ पे अराउंड 5 से 6% के लगभग हमें कंपनी के नजर आते
हैं। तो ऑल दो देखा जाए तो ये ज़्यादा ग्रोथ का कारण क्या था, तो देखिए अगर हम देखेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी यहाँ पे पैकेजिंग इंडस्ट्री में। अगर आप देखोगे काफ़ी पैकेजिंग कंपनीज के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे चाइना का मार्केट वगैरह भी बंद था, तो वहाँ पे जनरली अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पैकेजिंग का जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। लेकिन अभी करंटली अगर आप देखोगे बहुत सारी जो कंट्रीज है उनका डिपेंडेंसी अभी चाइना पे कम हो रहा है, लेकिन ऑल दो अभी जो रिकवरी अभी ऑल दो आ सकती है अभी चाइनीज इकोनॉमी में, वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत आने वाले टाइम पे इनके रेवेन्यू के नंबर्स पे फर्क रह सकता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जून 2019 से लेके ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सितंबर 2020 तक इतने ज़्यादा नंबर्स में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 2020 में 61 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के आए थे और लगभग 2 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे 65 से 75, फिर 75 ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम नंबर था, उसके बाद में 74 और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो लास्ट के 2 क्वार्टर्स में काफ़ी फिनोमिनल रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का आया है। ऑल्दो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे मार्च 2021 वाले क्वार्टर से लगभग यहाँ पे कंपनी के 4-3 करोड़ के लगभग के कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो लगभग अगर आप देखोगे इसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 17-18 करोड़ के लगभग के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन खास करके अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 करोड़ के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पूरे साल के लगभग के इसके हिसाब से अगर हम एस्टिमेशन करते हैं तो लगभग अगर 20 करोड़ के लगभग कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स अगर होते हैं तो वहाँ पे लगभग 19 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का नजर आता है, क्योंकि देखा जाए एक नॉर्मल काइंड ऑफ पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे आने वाले टाइम पे ये कंपनी का थोड़ा डेट का नंबर भी हमें कम होता हुआ नजर आएगा, तो वो भी एक अच्छे तरीके से प्ले आउट कर सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए ऑल्दो यहाँ पे 53.47% से यहाँ पे लगातार प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। अराउंड 62.99% पे प्रमोटर्स की होल्डिंग आई थी, लेकिन पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। और ऑल्दो जब मैं ये प्रमोटर्स के होल्डिंग जब यहाँ पे कम हुई है तो वहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये लगी थी कि जो बहुत सारे कंपनी के प्रमोटर्स है उनमें से थोड़ी थोड़ी होल्डिंग बहुत सारे प्रमोटर्स की कम हुई है, यानी कि अराउंड अगर आप देखोगे अराउंड 8 से 9 प्रमोटर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं। और उसमें से हार्डली जो 1-2 प्रमोटर्स यानी कि जिनका 1% से कम का स्टेक है तो उन्होंने अपनी कोई होल्डिंग सेल नहीं की है। बाकी उसके अलावा अगर आप देखोगे 5 से 6 प्रमोटर्स ने थोड़ी थोड़ी करके अपनी होल्डिंग को सेल किया है। अब वो क्यों किया है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर सबने सेल किया तो हो सकता है कुछ टैक्स ऑब्लिगेशंस वगैरह या फिर पर्सनल ऑब्लिगेशंस वगैरह की वजह से यहाँ पे उन्होंने सेलिंग की हो सकती है। देखिए छोटी कंपनी तो यहाँ पे सारी होल्डिंग पब्लिक के पास होगी और यहाँ पे सारी होल्डिंग हमें पब्लिक के पास ही नजर आती है, तो उसमें मेरे ख्याल से आपने ज्यादा शॉक नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑल्दो अगर आप देखोगे तो मार्च 2011 से लेके मार्च 2020 तक ये कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमें पॉजिटिव नजर आते हैं। अच्छी मार्च 2021 जो कि कोविड वाला ये था वहाँ पे हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कंपनी के नेगेटिव नजर आए थे, लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया था, लेकिन वहाँ पे 4 करोड़ की नेट प्रॉफिट के नंबर हमें कंपनी का देखने को मिलते हैं। तो ऑल्दो जो नेट प्रॉफिट के नंबर हमें दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वो ऑल्दो वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्डनाइज हो गया है, लेकिन जो पैसा कंपनी को मिलना चाहिए यानी कि जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूट जहाँ पे कंपनी ने प्रोडक्ट को दिया है डिलीवर किया है वहां से अभी तक कंपनी को पैसा नहीं आया है, तो इसीलिए वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में हमें वो नंबर नहीं देखने को मिल रहा है। ऑल्दो देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से लगातार ये कंपनी लगातार अच्छे तरीके से रीइन्वेस्टमेंट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई ज्यादा रीइन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से नहीं हुआ है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा डेट भी पे किया है और अपने डिविडेंड को भी यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा पे किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली इतना अच्छा हमें यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लो इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए 288 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। 328 का हमें ऑल टाइम हाई नजर आता है। 5 साल में काफी फिनोमिनल रिटर्न यहाँ पे इस कंपनी ने दिए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए वैल्यूएशन वाइज देखा जाए वैल्यूएशन वाइज काफी सही कंपनी नजर आती है। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे ये FIBC बैग्स वगैरह की डेफिनेटली अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर काफी अच्छे तरीके से आने वाले टाइम पे ग्रो होने वाली है, डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे, लेकिन मेन बात यह है कि यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि FIBC वाले जो बैग जो ये कंपनी अकेली बनाती है, जो वुवन चेक बैग जो ये कंपनी अकेली बनाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे ये डेफिनेटली जो इंडस्ट्री है ये इनके लिए ग्रोथ आने वाले टाइम पे काफी अच्छी रहेगी। अगर एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बिजनेस अगर अच्छा चलता है, डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंपनीज की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट अगर हम देखेंगे बाकी कंपनीज की भी अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे ज्यादा डोमेस्टिक डिमांड उनकी देखने को नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि डोमेस्टिक में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ग्लोबली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। और अगर अलग कंट्री
कंट्रीज के कंपैरिजन में डेफिनेटली अभी जो हमारी करेंसी अभी थोड़ी डेप्रिशिएट हुई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्टर्स है यानी कि ये कंपनी जिन कंपनीज को सेल कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली वो ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को ले पाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये कंपनीज आपके रडार पे होनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग स्टोरी यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से बने रहिए, लेकिन एक तरीके से कंपनी को लगातार आपने वॉच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आपको प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स काफ़ी अच्छे नजर आएंगे, बाकी सारी चीज़ अच्छी नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे एक जो रिस्क जो मुझे ऐसा लगता है वो ये कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले टाइम पे थोड़े मार्जिन कम हो सकते हैं। और अगर जो दूसरी कंट्रीज में इनके माल अभी जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर डेफिनेटली अगर वो नए कंट्रीज अगर ढूंढ लेते हैं, वहाँ से अगर प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। मेरे ख्याल से वे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे कंपनी में नजर नहीं आया, लेकिन मुझे ये कंपनी के जो भी पॉइंट्स वगैरह थे, जो रिस्क वगैरह थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी हमारी तरफ से यहाँ पे कोई बाय रिकमेंडेशन हमारी तरफ से यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कमर्शियल सीन बैग के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।